औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर है, ठीक है। और ऑडिट प्रोसीजर्स इज एन एरिया जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट कर लिया मैंने नाज़िश आपका पॉइंट। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर है। और ऑडिट प्रोसीजर्स एक ऐसा एरिया है जो कोई भी ऑडिट का एग्जाम हो, ऑडिट का एग्जाम और ऑडिट प्रोसीजर्स ना आए ना अगर, तो मेरे ख्याल में वो एग्जाम ही गलत होगा, वो एग्जाम सही काउंट ही नहीं होगा अगर उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं टेस्ट हुए हुए। तो इस सेशन में हम अब ऑडिट प्रोसीजर्स इज अ नाइटमेयर फॉर मेनी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस एरिया में। अब आपके पास ऑडिट प्रोसीजर्स बेसिकली हैं कौन कौन से? एक तो आपके पास हैं, अगर ब्रॉडली स्पीकिंग मैं बात करूं ऑडिट प्रोसीजर्स की, तो ऑडिट प्रोसीजर्स में हमारे पास जो आ रहे होते हैं वो होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। फिर आपके पास आ रहे होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। और फिर होते हैं कुछ अदर प्रोसीजर्स जो आइजाज रिक्वायर करे, जैसे आइजा 550 रिलेटेड पार्टी का कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स रिक्वायर कर रहा है, आइजा 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स रिक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम प्रोसीजर सीखने लगे हैं ना, जिनकी ड्राफ्टिंग जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को तंग करती है, क्योंकि क्या होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो है एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह, उसकी तो ड्राफ्टिंग हमने उधर सीख ली, जो आपके रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस थे। जो प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय आइजाज होते हैं वो आप याद कर लेते हैं। मसला कहाँ पर आता है कि वो जो स्पेसिफिक आइटम्स का ऑडिट आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उधर जो आपसे प्रोसीजर्स पूछे जाते हैं, तो ज्यादातर लोग बेसिकली वहां पर उस एरिया में काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सर जो टेक्निक आपके साथ आज शेयर होगी उसमें बेसिकली क्या है कि मैं एक, जिस तरह वादा किया गया था कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि मैं यूज करूंगा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट अप्रोच। और वो फॉर्मूला सर क्या है? वो फॉर्मूला ऑडिट प्रोसीजर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एक्चुअली देयर इज अ फॉर्मूला दैट यू कैन यूज टू जनरेट योर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये जो ए बी और सी है ना, ये बेसिकली कुछ टूल किट्स हैं। ये क्या है? ये कुछ टूल किट्स हैं। जब भी आप कभी प्रोसीजर लिखें, अच्छा प्रोसीजर में हम किस पे बात करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख रहे हो या सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिख रहे हो, तो आपने बेसिकली इस टूल किट को यूज करना है। अच्छा ए क्या है यहां पर? वैसे मैंने डिफाइन कर दिया है ए बी और सी क्या है। ए है आई आई ओ आई सी ए आर आर। बी क्या है सर? बी है आपके पास बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट, कोई पर्सनल या कोई प्रोसेस। और सी क्या है? सी होता है बेसिकली टेक्निकल जबान में पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और आसान जबान में मैं इसको कहता हूं व्हाट इज द ऑडिटर, व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर। व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर मतलब ऑडिटर ये प्रोसीजर करके क्या ढूंढ रहे, क्या फाइंड आउट कर रहे। अब इसमें सर क्या हो सकता है? या तो वो कोई कंट्रोल टेस्ट कर रहे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में वो कोई कंट्रोल ही टेस्ट कर रहा होता है ना, या वो कोई असर्शन टेस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस, राइट्स, वैल्यूएशन, अकरेंस, कट ऑफ। आईएफआरएस के थ्रू भी आप आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईएस 37 है प्रोविजन से रिलेटेड, तो ऑडिटर ने बेसिकली, ऑडिटर कर क्या रहा होता है, उसने ओपिनियन एक्सप्रेस करना है ना कि क्या एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस है या नहीं। तो आईएफआरएस में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं को चेक करना होता है ना। तो आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट्स भी अगर आप दिमाग में लाएं तो आप प्रोसीजर जनरेट कर सकते हैं। और कभी कभी आइजाज में भी कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स गिवन होती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। सर ये जो कंट्रोल, असर्शंस, आईएफआरएस, आइजाज, ये बेसिकली सर आपके पास क्या है? ये तीन कंपोनेंट्स हैं, ए बी और सी। ये तीन कंपोनेंट्स आपके आंसर में सर प्रेजेंट होंगे तो आपका प्रोसीजर मुनासिब कंसिडर किया जाएगा। अगर इसमें से कोई एलिमेंट मिसिंग होगा ना तो आंसर में मार्क्स लूज होंगे। अच्छा अब यहां पर थोड़ी सी बात सिर्फ ये समझ लें, ये वैसे ये कैसे फॉर्मूला बनाया,
और ये क्या फॉर्मूला ठीक है या नहीं, कैसे पता लगेगा? सर आपने पढ़ा था नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज इक्वल टू टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर प्लस पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर प्लस पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो ये जो टाइप है ना, इसको मैंने ए और बी में तोड़ दी है, और जो पर्पस है वो है सी। पर्पस मींस व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इसकी बेस सेट करने में, फिर आगे क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला हम ज्यादा स्पीड से कर लेंगे, वहां पर आपको सेटिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा सर एक चीज समझ लें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक चीज होता है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर एक दूसरी चीज है। अगर उसने पेपर में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पूछे और आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल सर लिख के आ रहे हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बड़ी आप लोग बड़ी वो जो बुक्स होती हैं उनसे, रिनोन्ड बुक्स मैं कहूंगा, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है, बड़ी रिनोन्ड बुक्स होती हैं, शॉर्टकट्स होती हैं, उसमें गलत प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, मतलब वो कह रहे होते हैं कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं और उधर लिखे हुए अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, तो वो एग्जामिनर फौरन पिक कर लेगा और वो मार्क्स डिडक्ट करेगा इस चीज के ऊपर। इवन अगर बुक में भी गलत लिखे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिफरेंट चीज होती है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर डिफरेंट चीज है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर सर एक बात याद रखें, दोनों ही क्या है, ऑडिट प्रोसीजर है, और दोनों असर्शन लेवल पर काम करती हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक असर्शन ऑडिटर उनसे टेस्ट कर पाता है, लेकिन दोनों का जो पर्पस है ना वो फर्क है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप क्या देख रहे होते हैं, कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप क्या देख रहे होते हैं, कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो सर इसके लिए जब कभी भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखने का ख्याल आए ना दिल में, तो सबसे पहले सोचे मैं कौन सा कंट्रोल टेस्ट कर रहा हूं। जब कभी भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखने का ख्याल आए ना दिल में, तो आपने कोशिश करनी है कि आइडेंटिफाई करें मैं कौन सा कंट्रोल टेस्ट कर रहा हूं। सर टारगेट है 1 आवर 15 मिनट्स में हम इस सेशन को रैप अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपका सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, इसमें आप क्या डिटेक्ट कर रहे होते हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर जो है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट कर रहा होता है। कंट्रोल के बारे में याद रखिए, कंट्रोल एक ऐसी प्रोसीजर या पॉलिसी होता है जो कि मैनेजमेंट ने, क्लाइंट ने, ऑडिट क्लाइंट ने किया हुआ। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का कंट्रोल हो कि जी डिस्काउंट्स जो दिए जाते हैं ना, वो पहले कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको ऑथोराइज करेगी, फिर डिस्काउंट दिया जाएगा। तब ये जो ऑथराइजेशन है ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंट्रोल। इसी तरह अगर आप जिस तरह किसी मेडिकल स्टोर पर जाएं या कई और जगहों पर, तो जो पर्सन आपको मेडिसिन हैंड ओवर कर रहा है वो आपसे कैश नहीं रिसीव कर रहा होता। ये बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कंट्रोल है जो उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, और इसका मकसद क्या होता है, ताकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट हो सके। जबकि सब्सटैंटिव प्रोसीजर में ना ऑडिटर खुद मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें दो कॉमन कंफ्यूजन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग समझते हैं इंस्पेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर ऑथराइजेशन इज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जब आप ऑथराइजेशन देख रहे होते हैं तो आप कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देख रहे होते हैं। दैट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इट्स सॉरी दैट्स नॉट अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर, इट्स अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बहुत से लोग ऑथराइजेशन इंस्पेक्ट करने को वो समझते हैं ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर है। सर ऑथराइजेशन एक कंट्रोल है, तो कंट्रोल को जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। तो अगर आप पेपर में लिख के आएंगे, ये बहुत बुक्स में भी मिस्टेक है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया था कि पेपर चेकर्स का इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ टीचिंग में नहीं है, तो वो उनका क्योंकि इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो वो फौरन इस चीज को क्रॉस आउट करेंगे। दूसरी बात सर, जो दूसरी एक कॉमन इसमें इशू, इंपॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि आपने प्रोसीजर इनकम्प्लीट नहीं लिखना, आपने प्रोसीजर पूरा लिखना है। मतलब उसमें ए, बी और सी जो है ये तीनों चीजें प्रेजेंट हो। एक और चीज, कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जी अगर कंट्रोल्स जितने मर्जी अच्छे हों, लेकिन हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हर एरिया पर करना है। सर ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। हर एरिया पर सब्सटैंटिव प्रोसीजर नहीं करने। सब्सटैंटिव प्रोसीजर मैंडेटरी है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस के लिए।
ठीक हो गई बात सर? सर अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसकी टेक्निक्स आगे और देख लेते हैं कि एग्जाम फोकस पॉइंट्स क्या हैं। जब कभी आप एनालिटिकल प्रोसीजर लिख रहे हो, क्योंकि सब्सटैंटिव प्रोसीजर इज इक्वल टू टेस्ट ऑफ डिटेल प्लस सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, अभी हम इसको शॉर्टली एक्सप्लोर भी कर लेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर जब कभी सर लिख रहे हो, ये बात ना भूलिएगा, मैंने क्लास में तो ये बहुत दफा रिपीट भी करवाई थी, बुलवाई भी थी कि इन्वेस्टिगेट्स, अगर आपने ये नहीं लिखा ना, फॉर एग्जांपल आप पेपर में लिखते हैं कंपेयर रिसीवेबल डेज ऑफ करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर, सिफर नंबर है, क्योंकि आपने बताया ही नहीं कि इसके बाद क्या करना है। प्रोसीजर तो वहां पर पूरा होता है जहां फिर आप कहते हैं इन्वेस्टिगेट सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन डिफरेंसेस। सर दूसरी एक टेक्निक है पेपर, वही जिस तरह शुरू में किसी ने कहा कि जी ऐसी को टेक्निक हो जाए कि पास मार्क्स आ जाए, जहां पर एक्सपर्ट इन्वॉल्व करे ना, ये वाली लाइन साथ, ये वाले प्रोसीजर साथ छाप दें। कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी उसकी देखेंगे, उसकी एक्सपर्ट की फील्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके काम की एडिक्वेसी को देखेंगे। फिर तीसरी बात क्या है, जहां जहां पर डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, आपने उससे पहले क्या डॉक्यूमेंट्स, मसलन क्या बोर्ड मिनट्स, डॉक्यूमेंट्स मसलन क्या कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उससे पहले ना आपने क्या वर्ड ऐड कर देना है, इंस्पेक्ट, रिव्यू। फिर अक्सर जगहों पर आपके पास आएगा स्केड्यूल या मूवमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये नाम शायद आपके लिए मुश्किल हो, आप ये सारा कुछ करते रहे हैं, आप लोग बनाते हैं ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल सपोजिडली प्लस एडिशंस माइनस डिलीशंस क्लोजिंग बैलेंस। अब किसी भी बैलेंस शीट के आइटम पे आप ये कर लें। अब एज एन ऑडिटर आपने क्या करना होता है, इस एक एक एलिमेंट को ना चेक करना होता है। फिर आपके आंसर में एक्सप्रेशंस किस किस्म के नजर आने चाहिए, इंस्पेक्ट अ सैंपल ऑफ सेल्स इनवॉइसेस, इंस्पेक्ट अ सैंपल ऑफ ओरिजिनल परचेज इनवॉइसेस। तो इससे सर आपके ना आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन जरा एहतियात लाजिम है, ये कहना इंस्पेक्ट अ सैंपल ऑफ बोर्ड मिनट्स, ये जरा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड मिनट्स तो आपने वही वाले देखने हैं जो आप स्पेसिफिक एरिया टेस्ट कर रहे हैं। फिर यूज ऑफ अ डिस्क्लोजर चेकलिस्ट टू टेस्ट आईएफआरएस कंपनी लॉ डिस्क्लोजर कंप्लायंस, ये तकरीबन हर एरिया में आप प्रोसीजर फिट कर सकते हैं। फिर पेपर में अलर्ट रहना, अगर कोई ऐसे एरिया के ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे हैं जैसे कि इम्पेयरमेंट, एस्टिमेट्स जहां पर इन्वॉल्व है, अब जगह जगह एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, इम्पेयरमेंट में एस्टिमेट इन्वॉल्व है, एनआरवी की डिटर्मिनेशन में एस्टिमेट इन्वॉल्व है, डेफर्ड टैक्स एसेट की रिकग्निशन में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, प्रोविजंस में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, तो जहां पर भी जजमेंट्स एजम्पशंस एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो, सर ये एक प्रोसीजर चुप करके छाप दें। इवेल्युएट द रीजनेबलनेस ऑफ द एजम्पशंस एस्टिमेट जजमेंट, और क्या करें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले मैनेजमेंट से उनकी रीजनेबलनेस के ऊपर, ये एक चुप करके प्रोसीजर आप लिख देंगे। सर उसके बाद आपके पास फॉर मोस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरियाज, अगर एक और प्रोसीजर मैं आपको बताऊं जो आप छाप सकते हैं, वो क्या है, वो है इवेल्युएट द मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग सच एज प्रोविजंस बैड डेट्स, के मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है बैड डेट्स को, प्रोविजंस को रिकॉर्ड करने के हवाले से। अच्छा, जो मेरी ऑडिट गाइड है उसमें मैंने ना कुछ एरियाज में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कंबाइन किए हैं और मेंशन भी कर दिया है, जैसे कि इन्वेंट्री, क्योंकि वो अमूमन एक कंबाइंड तरीके से टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक ये 10th पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि वो क्वेश्चंस जिसमें उसने आपसे कहा ना ऑडिट प्रोसीजर्स, तो सर ऑडिट प्रोसीजर्स में टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स दोनों लिख सकती हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताओ, या क्वेश्चन कह रहा है मुझे वो ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ जिससे कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस का पता लगेगा, तो सर उस केस में फिर जो है ना वो आपके पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपने लिखने हैं, खाली सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स नहीं लिखने। जब आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बताए जाएं, जब वो आपको कहे वो ऑडिट प्रोसीजर बताओ जिससे ऑडिटर मटेरियल में स्टेटमेंट डिटेक्ट करेगा, तो सर फिर आपने कौन से प्रोसीजर्स लिखने हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे नंबर नहीं मिलेंगे। ये अंदर की बातें हैं, ये इनसाइड टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो कोई नहीं बताता, तो ये आपको पता लग रही हैं, तो इनसे आपने फायदा उठाना है। अच्छा, फिर कुछ क्वेश्चंस पेपर में किस तरह के होते हैं जो कि आपसे ना असर्शन स्पेसिफिक प्रोसीजर रिक्वायर कर रहे होती हैं। फॉर एग्जांपल वो सिनेरियो में बताएगा, आपको एक हिंट देगा
कि बहुत से जो इंटरनल ऑडिटर ने टेस्टिंग की और उसकी रिपोर्ट में एक लिखी हुई थी चीज के जी जो बुक्स में एसेट्स आ रहे हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जो बुक्स में एसेट्स आ रहे हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो सर उस केस में फिर आपने एग्जिस्टेंस, वो आपको हिंट दे रहा है कि आपने कौन सा प्रोसीजर बताना है, एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के प्रोसीजर्स लिखने हैं। तो समटाइम्स सिनेरियो भी ना या तो वो क्लियरली कह देता है कि इस असर्शन के मुझे प्रोसीजर्स बताओ, या वो आपको क्या बात करेगा कि वो सिनेरियो स्पेसिफिक आपको हिंट दे रहा होगा कि भाई इस एरिया से रिलेटेड मुझे प्रोसीजर्स बताओ। अच्छा, सम क्वेश्चंस रिक्वायर थीम स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। थीम स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स की रिवैल्यूएशन पे जी प्रोसीजर्स बताएं, एक स्पेसिफिक लिटिगेशन पे प्रोसीजर बताएं, सारी लिटिगेशंस पे नहीं, एक खास लिटिगेशन है उस पे प्रोसीजर्स बताएं। तो वहां पर आपने आंसर किस तरह से टेलर करना है, आज हम उस तरह के सारे क्वेश्चंस क्विकली गो थ्रू करेंगे। Sometimes a scenario hints towards a particular theme or scenario and procedures related to them, to that theme or assertion should be mentioned. सवाल में mentioned है कस्टमर की bankruptcy, तो वो हिंट दे रहा है कि भाई मुझे ये सारे प्रोसीजर्स ना छाप देना। अब अगर वैसे देखा जाए, अब आप लोग फिर कहेंगे कि इसने तो सारे ही प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं और हमें कह रहे हैं नहीं। अब सर ये देखें ना जरा, अब सर चेक करें रिसीवेबल्स के मैंने कितने सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सर इनमें से कोई प्रोसीजर नहीं लिखने, असल प्रोसीजर आपने यहां से लिखनी है, फिर बैड डाउटफुल डेट वाली। ठीक होगी बात। अच्छा, ओवरऑल रिस्पॉन्स सर क्या होगा, इंक्रीज स्केप्टिसिज्म, एक्सपीरियंस, एंगेजमेंट टीम, ये हमने मेंशन किया, कल डिस्कस किया था कि जो रोम एट एफएस लेवल है, जो रोम एट एफएस लेवल है उस पे आपने ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है वो मेंशन करना है। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद सर ये 15th, ये पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है इस तरह का क्वेश्चन शायद आ जाए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि कंबाइंड क्वेश्चन जिसमें ऑडिट रिस्क और रिलेटेड ऑडिटर्स रिस्पॉन्स पूछ ले। अब यहां पर एक चीज का जो आपने ख्याल रखना है, एंश्योर दैट प्रोसीजर्स आर रेलेवेंट टू द स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाइड। अगर आपने पेबल डेज कैलकुलेट किए, क्योंकि आप एनालिटिकल प्रोसीजर भी करेंगे ना, उसके अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर भी शामिल होता है, तो आपने पेबल डेज कैलकुलेट किए। अब पेबल डेज जो हैं वो सब्सटेंशियली डिक्रीज हो गए हैं, पेबल डेज सब्सटेंशियली डिक्रीज हो गए हैं, तो सर उस केस में क्या रिस्क है कि पेबल्स शायद कंप्लीटली रिकॉर्ड ना हुए हो, मतलब अंडरस्टेटेड हो। तो अब ये सारे प्रोसीजर्स नहीं चलेंगे, मतलब ये जो रिसीवेबल्स वाले प्रोसीजर्स हैं आपको पता है यही प्रोसीजर्स पेबल्स पे भी एप्लीकेबल है, बस जहां जहां पर रिसीवेबल का कॉन्टेक्स्ट है उसको पेबल के कॉन्टेक्स्ट से रिप्लेस कर दें। लेकिन ये सारे प्रोसीजर नहीं इधर काम आएंगे, इधर क्योंकि रिस्क अंडरस्टेटमेंट का है तो प्रोसीजर्स भी उस हिसाब से होने चाहिए, प्रोसीजर्स भी उस हिसाब से होने चाहिए, मतलब प्रोसीजर्स भी ये कंप्लीटनेस वाले आपने लिखने हैं, तब उस केस में आपने प्रोसीजर्स भी कंप्लीटनेस वाले मेंशन करने हैं। ये प्रोसीजर्स लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गई बात। तो अच्छा, एक और चीज जो मैंने इधर मेंशन की हुई है, ये कभी कैफ के वैसे एग्जाम में टेस्ट नहीं इस तरह से हुआ कि वो आपको कहे ऑडिट प्रोसीजर के बजाय आपको क्वेश्चन कहे कि मुझे ऑडिट एविडेंस बताएं, तो कोई साइंस नहीं है, आपने ऑडिट प्रोसीजर ही सोचना है और उसको एविडेंस में कन्वर्ट कर देना है। मिसाल के तौर पे जो ऑडिट प्रोसीजर होता है ना वो कोई एक्शन होता है, ऑडिट एविडेंस जो है ना वो उसका आउटकम होता है। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर एक्शन होता है, एविडेंस आउटकम या रिजल्ट होता है। कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर भेजना ऑडिट प्रोसीजर है, उसके जवाबात कस्टमर से आना ऑडिट एविडेंस है। कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना ऑडिट प्रोसीजर है, उसके जवाब आना ऑडिट एविडेंस है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी की, ये एक प्रोसीजर है, आपने सवाल जवाब किए,
उस इंक्वायरी को आपने वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट कर लिया, तो आपके पास ये क्या बन गया, एविडेंस बन गया। जो रिस्पॉन्सेज थे उनके वो बेसिकली एविडेंस बन गया। सर के क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जीनिया सॉरी मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया है, वो वाला फिर ना आप मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन दोबारा, या जब हम Q&A करते हैं तो उसमें दोबारा मुझे बता देना। ठीक हो गई बात सर। ये यहाँ पर ना आपकी ये वाली कहानी जो है वो क्लियर होती है। अगर इस पॉइंट तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं। और अगर सब क्लियर है तो काइंडली एक कॉन्फर्मेशन दे दें सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक हो गया सर, इसका मतलब है मेजॉरिटी को क्लियर है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। हम अब यही जो नॉलेज है ना सर, अब हम इसको अप्लाई करते हैं टू द डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि इधर इंक्लूडेड है। सर मैंने बेसिकली कोशिश ये की है कि इसमें ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास पेपर में टेस्ट हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इधर इंक्लूड कर लिए हैं। तो इसमें पहला जो सवाल है बेसिक से स्टार्ट किया, डिफाइन अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर, स्टेट वन टेस्ट ऑफ डेफिनेशन। तो आई थिंक दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। स्टेट वन, अच्छा वैसे डेफिनेशन ठीक है, आप एंड पे पूछ लीजिएगा जो भी क्वेश्चन होता है, मैं एंड पे आंसर कर देता हूँ। डिफाइन अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर, मेरे ख्याल में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए सर, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन लिखते हो आपने बताना है कि ये ऑडिट प्रोसीजर है। आपने डेफिनेशन लिखते हुए बताना है कि असर्शन लेवल पे ऑपरेट करता है, दोनों चीजें सब्सटैंटिव प्रोसीजर के लिए भी लिखनी है, और साथ फिर पर्पस बताने का, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पर्पस क्या है, टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, किस चीज के लिए, इन प्रिवेंटिंग डिटेक्टिंग इन प्रिवेंटिंग करेक्टिंग डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। और सब्सटैंटिव प्रोसीजर का मकसद क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करना। अच्छा सर बी पार्ट जो है वो क्या कह रहे हैं, स्टेट वन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड वन सब्सटैंटिव प्रोसीजर इन रिलेशन टू सेल्स इनवॉइसिंग। सर अभी जो हमने डिस्कशन की है बिल्कुल बेसिक है, अभी जो हमने डिस्कशन की है जरा चैट बॉक्स में ना जल्दी से, आपके पास 2 मिनट है, अपने आंसर जरा लिख के फेंकें कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे क्या लिखते। यू हैव 2 minutes फॉर दिस।
लिखने का सर फायदा ये होगा ना कि आपको फौरन एक क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई किस तरीके से आपने पर्चा हैंडल करना है। इसीलिए मैं ये 2 मिनट जो है ना काम आ जाएंगे कि हेल्प होगा। अच्छा जी, क्या आए हैं आंसर्स? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, obtain a sample of sale invoice and check quantity with dispatch order and rate with sale order। सर ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसी ने लिखा इंस्पेक्ट द ऑथराइजेशन बाय सीनियर मैनेजर। किस चीज की ऑथराइजेशन? सेल्स इनवॉइस की ऑथराइजेशन। फिर किसी ने लिखा इंस्पेक्ट द सैंपल ऑफ सेल इनवॉइस एंड कंपेयर विद सेल ऑर्डर और सेल लेजर। वेरी गुड। परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट ऑन सेल्स, दिस इज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सर कैसे कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करेंगे? कट ऑफ तो असर्शन है, आखिरी कुछ गुड्स रिसीव नोट क्लोज टू द ईयर एंड और बिफोर, वो मेंशन करेंगे ना। नंबर्ड सेल्स इनवॉइसेस, सर ये एक कंट्रोल है, सीक्वेंशियली नंबर्ड सेल्स इनवॉइसेस। वेरी गुड, वेरी गुड। सीक्वेंशियली नंबर्ड सेल्स इनवॉइसेस एक कंट्रोल है। टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे एक सैंपल, ये देखने के लिए कि उसमें कोई मिसिंग तो नहीं है। तो सर ये जो बारीकी है ना, ये यही बस एक्सप्लेन करना था। इस क्वेश्चन का जो मकसद था ना, ये स्टार्टर के तौर पर। किसने लिखा? बड़ा अच्छा लिखा कि इंस्पेक्ट करें कि ड्यूटी सेग्रीगेटेड है विद इन डिपार्टमेंट। किस चीज की? ऑर्डरिंग की, डिस्पैच की और इनवॉइसिंग की। क्लियरली मेंशन करना है कि क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कंट्रोल तो सर सेल्स में भी है, परचेजेस में भी है, पेरोल में भी है। तो आपको जरा स्पेसिफिक लिखना है, ठीक है ना? वो जो ABC है उसको स्पेसिफिकली अप्लाई करना है, ठीक है? ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही हो गई बात। अब एक मेरे पास पॉइंट है, ऑब्जर्व द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन पर्सन सेटिंग क्रेडिट लिमिट एंड पर्सन जनरेटिंग गुड्स डिस्पैच नोट। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जरा एग्जामिनर को देखे ना, एंड पे उसने क्या हरकत की है। उसने कोई आपसे आम कंट्रोल्स नहीं मांगे, सेल्स इनवॉइसिंग पे रिस्ट्रिक्ट कर दी है। बात समझ में आ रही है? उसने सेल्स इनवॉइसिंग पे रिस्ट्रिक्ट कर दी है, तो आपने प्रोसीजर्स भी उस हिसाब से रिस्ट्रिक्ट करनी है। सर मैं आपको इसका सोल्यूशन से वॉक थ्रू करवा दूं। अब जिस तरह टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, ऑडिट प्रोसीजर है, असर्शन लेवल सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, ऑडिट प्रोसीजर है, असर्शन लेवल। और सर उसके बाद अगर आप देखें तो पर्पस भी बताया हुआ है ना। यहाँ पर क्या? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन PDC ऑफ MM। और यहाँ पर क्या है कि ऑडिटर खुद मटेरियल में स्टेटमेंट डिटेक्ट करता है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी है और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी। अच्छा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होते हैं? जब आप सैंपल उठा के नहीं टेस्ट कर रहे होते हैं, वो टेस्ट ऑफ डिटेल होता है कि सैंपल ऑफ सेल्स इनवॉइसेस, सैंपल ऑफ परचेज इनवॉइसेस। तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स है ना, उसमें आप बेसिकली एनालिटिकली मतलब कोई रेशियो, ट्रेंड या प्रूफ इन टोटल रीजनेबलनेस टेस्टिंग के थ्रू चल रहे होते हैं। अच्छा सर मैं अब आपको जरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना सिखाऊं कि इसको आपने एक्चुअली लिखना कैसे है पेपर में। अभी हमने ABC वाली अप्रोच पढ़ी थी ना, उसको जरा अप्लाई करके देखते हैं। इंस्पेक्ट, A फॉर इंस्पेक्ट, वो जो IIOIC थी, सॉरी, अच्छा बिफोर आई मूव ऑन टू दिस, मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया, पता नहीं कैसे भूल गया। IIOIC ARR to the define हुआ है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, वो सारे हैं ना। ये जो ऑडिट गाइड है ना, इसमें जो B है आपके पास, B क्या था? कि डॉक्यूमेंट, पर्सनल, प्रोसेस। ये जो सर आपकी ऑडिट गाइड है, इसमें हिंट्स दिए हुए हैं कि आपने कौन से की डॉक्यूमेंट्स देखने हैं।
एक ना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पॉपुलर डॉक्यूमेंट्स इधर मेंशन कर दिया गया है। सर अगर सिर्फ इसको आप घुमाते जाए ना, फिर स्पेसिफिक एरियाज के लिए कि रेवेन्यू परचेजेस में ये पॉपुलर डॉक्यूमेंट्स हैं, पीपी में ये पॉपुलर डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटेंजिबल्स में ये हैं, रिसीवेबल्स पेबल्स में ये हैं, प्रोविजंस कॉन्टिजेंसीज में ये हैं, और उसके अलावा जनरल डॉक्यूमेंट तो चलेंगे इन सारे एरियाज में भी। तो सर ये अगर आप घुमाते रहे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसी तरह पर्सनल की बात थी ना जिनसे एविडेंस लेना है, तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ पर्सनल के नाम है जो इधर मेंशन कर दिए हैं। तो ये आप जो है ना ऑडिट गाइड से जब करेंगे ना तो उसमें हो जाएगा। जी, बाकियों में सैंपल का होना आमतौर पर जरूरी है। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अच्छा की कंट्रोल्स, वो जो सी था, व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर, ये वो पॉपुलर कंट्रोल्स हैं जो कि आपको तकरीबन किसी ना किसी फॉर्म में हर एरिया में नजर आएंगी। तो इनको आप बेसिकली टेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना, जैसे अभी सवाल था सेल्स इनवॉइसिंग पे, तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट बेसिकली आपने पिक करना है। अच्छा अब जरा देखिए मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे ड्राफ्ट किया है। इंस्पेक्ट, ए फॉर इंस्पेक्ट, बी फॉर डॉक्यूमेंट था ना, या पर्सनल, तो बी क्या था, और मैंने कहा था ना कि जहां पर पॉसिबल हो सैंपल ऑफ ऐड कर दें, बी फॉर डॉक्यूमेंट। अच्छा, और सी क्या था, व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर, क्या देख रहे हैं ऑडिटर के सेल्स इनवॉइसेस ऑथोराइज हुई है या नहीं। तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल का सिग्नेचर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के दस्तखत से पता लगेगा कि हाँ जो इनवॉइसेस हैं वो ऑथोराइज। ठीक है, उसके बाद सर आपके पास आ जाता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो जब मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब है एक चीज जरा समझ लें, जब मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है तो ये जो मेरा सी है, व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर, कंट्रोल, उसमें उसका फोकस किस चीज पे होगा, कंट्रोल के ऊपर। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में मैंने क्या सिलेक्ट किया, रिकैलकुलेट। रिकैलकुलेट क्या चीज, सेल्स इन, एक सैंपल ऑफ सेल्स इनवॉइसेस पर रिकैलकुलेशन करें। कैसे, व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर, ये जरा चेक करें कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट को क्वांटिटी से, एंड व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर, कि वो मैथमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं। जैसे एक रसीद होती है उसमें हम प्लस माइनस चेक करते हैं, 10 आइटम्स परचेज किए हैं, तो दैट इज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हम रिकैलकुलेट करके देख रहे हैं कि भाई वो जो टोटलिंग है वो ठीक हुई है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। ठीक होगी बात। सर आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने एक बेस लाइन सेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हिबा आपके क्वेश्चन को ना और अच्छे तरीके से वो आंसर कर देगा जो अभी आपने पूछा है। The auditor has a responsibility to design audit procedures to obtain SAI. SAI मतलब sufficient and appropriate evidence. There are various audit procedures for obtaining evidence such as external confirmation. Apart from external confirmation, state and explain 5 procedures for obtaining evidence. ये जो अभी हमने बात की थी, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स, इंक्वायरीज, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये जो IIOI CARR थे। ठीक है, ये बेसिकली आपके प्रोसीजर्स हैं। और उसके बाद से सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में कहते हैं हर प्रोसीजर के लिए एक एग्जांपल दें रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, कि आप परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस को इंस्पेक्शन के थ्रू कैसे टेस्ट करेंगे, आप परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस को इंक्वायरी के थ्रू कैसे टेस्ट करेंगे, आप परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस को रिकैलकुलेशन के थ्रू, रीपरफॉर्मेंस के थ्रू कैसे टेस्ट करेंगे। तो ये ना क्वेश्चन मैंने इसीलिए चूज किया था कि आपके सारे ये कॉन्सेप्ट्स इससे रिवाइज हो जाएं। सर इंस्पेक्शन की डेफिनेशन पे अभी टाइम नहीं है, डेफिनेशन पे मैं नहीं टाइम लगा रहा। अब आपने इंस्पेक्शन क्या की, इंस्पेक्ट, ए फॉर इंस्पेक्ट, बी फॉर सैंपल ऑफ परचेज इनवॉइसेस, और क्या कर रही हैं, एग्री कर रही है अमाउंट इज इंक्लूडेड करेक्टली विद इन द परचेज लेजर। कोई मुझे बता सकता है ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखा हुआ है या टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है? जल्दी से जरा चैट बॉक्स में बताएं, सब्सटेंटिव है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है? वेरी गुड, सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। ठीक है, क्योंकि इससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट होगी ना,
ये सर समझ आ रही है कि व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर? ये परचेज इनवॉइस इंस्पेक्ट करके उसका हासिल क्या है? ऑडिटर ये देख रहा है कि भाई वो परचेज लेजर में रिकॉर्ड हुई है या नहीं। दूसरा, इंस्पेक्ट, ए फॉर इंस्पेक्ट, बी फॉर की डॉक्यूमेंट था ना परचेज ऑर्डर, बी और सी क्या है? फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन बाय अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन बाय अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। तो ये क्या है? ये है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। वही सर टेक्निक वही है, ए बी सी। तो आपने एक डॉक्यूमेंट को जब अगर आप खाली ये लिख देते ना, बहुत से लोग स्मार्ट बनते हैं, वो लिख देते हैं इंस्पेक्ट परचेज इनवॉइसेस, इंस्पेक्ट परचेज ऑर्डर्स। तो सर क्या देखूं उसमें? क्योंकि जो देखेंगे ना वो बताएगा कि ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है या सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देख रही है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल बन जाएगा, अगर मटेरियल में स्टेटमेंट डिटेक्ट करे तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर बन जाएगा। इसके बाद सर ऑब्जर्वेशन में आए। इसी तरह ऑब्जर्वेशन का क्या प्रोसेस होता है कि क्लाइंट का स्टाफ कुछ कर रहा है, कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है और आप एज एन ऑडिटर उसको ऑब्जर्व कर रही हैं। Observe the process for logging purchase invoices into the system to ensure that all invoices are entered completely and accurately. इसका मतलब क्या है कि क्या कोई चेक्स परफॉर्म होते हैं? क्लाइंट को आप ऑब्जर्व कर रही हैं, क्लाइंट का स्टाफ एक परचेजिंग क्लर्क फॉर एग्जांपल इनवॉइसेस सिस्टम में एंटर करे, आप बस उसको देख रही हैं कि वो क्या क्या स्टेप्स करता है, क्या प्रोसेस करता है, क्या सारी इनवॉइसेस एंटर करने के बाद कोई चेक परफॉर्म करता है कि ये सारी वाकई एंटर हुई हैं या नहीं। तो ये बेसिकली क्या है? ऑब्जर्व। और एंड दिस इज नाउ अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और ऑब्जर्वेशन का प्रोसीजर ना वैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए यूज होता है। ऑब्जर्व द गुड्स रिसीव्ड डिपार्टमेंट टू असेस वेदर गुड्स रिसीव्ड आर चेक्ड अगेंस्ट परचेज ऑर्डर्स एंड रिव्यूड फॉर एडिक्वेट क्वालिटी। अब ऑडिटर क्या कर रहा है? ऑडिटर क्लाइंट के स्टाफ को देख रहा है कि जब उन्होंने परचेजेस की तो गुड्स रिसीव हुए होंगे वेयर हाउस में फॉर एग्जांपल, तो ऑडिटर वेयर हाउस पहुंच जाता है और क्लाइंट के स्टाफ को देख रहा होता है कि अच्छा ये अभी एक लॉट आई है गुड्स की, तो क्या किसी ने चेक किया, मैच किया कि हमने ये गुड्स परचेज ऑर्डर्स में इतनी क्वांटिटी ऑर्डर की थी, क्वालिटी के लिए कोई चेकिंग की या नहीं की। ये सर आपके पास वही ए किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? बी में अब पर्सनल आ गया है, पता नहीं लगा लेकिन पर्सनल आ गया है। और सी में क्या है? आपने बेसिकली क्या देखा? व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर, कि क्या ये कोई चेकिंग परफॉर्म हुई है? क्योंकि चेकिंग अगेंस्ट परचेज ऑर्डर इज वन कंट्रोल, चेक रिव्यूइंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स इज अनदर कंट्रोल। तो इस ऑब्जर्वेशन से आपने दो कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर लिया। ऑब्जर्वेशन सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर कभी भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर होता है। ठीक हो गई बात? अभी हमने इंस्पेक्शन में देखा था, इंस्पेक्शन में टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी शामिल था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर दोनों। ऑब्जर्वेशन सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एनालिटिकल प्रोसीजर सिर्फ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। इन अदर वर्ड्स ये सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज इक्वल टू सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर प्लस टेस्ट ऑफ डिटेल। इंक्वायरी, इंक्वायरी जो है ना उसमें दोनों चीजें होती हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आप परफॉर्म कर सकते हैं बाय इंक्वायरी और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ठीक है। अब इंक्वायरी में क्या होता है? आप इंक्वायरी कर रहे होती हैं, इंक्वायरी को आप इंक्वायर्स के वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिस्कस के वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिस्कस या इंक्वायर। ये इधर अगर कोई इंक्वायर भी लिख दे तो कोई मसला नहीं है, बल्कि ज्यादा अच्छा है। किसके साथ? बी पर्सन क्या है? मैनेजमेंट। क्या बात कर रही हैं? वेदर देयर हैव बीन एनी चेंजेस इन की सप्लायर्स यूज एंड कंपेयर दिस टू द परचेज लेजर टू असेस कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ परचेज इनवॉइसेस। सर ये है, दिस इज व्हाट द ऑडिटर इज लुकिंग फॉर। इंक्वायर किससे? डिपार्टमेंट। इंक्वायरी हमेशा किसी पर्सन से ही हो रही होती है, ठीक है ना। इंक्वायरी हमेशा किसी पर्सन से हो रही होती है। इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट की हो रही होती है, इंक्वायरी पर्सन की हो रही होती है, ऑब्जर्व पर्सन एंड प्रोसेस को कर रही होती हैं। थोड़ी बहुत बात शायद समझ आ रही होगी। आप इंक्वायरी करें डिपार्टमेंट हेड से कि वो ऑथराइज किस तरीके से करती हैं ऑर्डर्स, ताकि कंपनी का ऑथराइजेशन प्रोसेस फॉलो हो रहा हो।
रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन में सर क्या है, रिकैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ अ सैंपल ऑफ परचेज इनवॉइसेस, ताकि मैथमेटिकल क्या पता लग जाएगा, मैथमेटिकल एक्यूरेसी का। ए फॉर रिकैलकुलेट, अब सैंपल ऑफ परचेज इनवॉइसेस वो बाद में ले गया है, कोई मसला नहीं। और पर्पस क्या है, व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर, कि वो एक्यूरेट हैं या नहीं। रीपरफॉर्मेंस, अच्छा रिकैलकुलेशन जो है ना वो स्ट्रिक्टली क्या है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर ओनली। रीपरफॉर्मेंस जो है वो स्ट्रिक्टली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है। क्यों? क्योंकि आप क्लाइंट के जो प्रोसीजर्स और ये कंट्रोल्स हैं उनको रीपरफॉर्म करके देख रहे होते हैं। उन्होंने जो रेकंसिलिएशन परफॉर्म की हुई है उसको रीपरफॉर्म कर लिया, जो काम उन्होंने क्लाइंट ने किया हुआ है। और इधर जो आपका कैट्स में वो जो टेस्ट डाटा का यूज है वो भी बड़ा पॉपुलर है। कैट्स में वो जो टेस्ट डाटा होता है वो भी, अगर आपको याद हो, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए था ना, वहां पर भी इफेक्टिवली आप रीपरफॉर्मेंस ही कर रहे थे। ठीक होगी सर बात। तो ये हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट को रिफ्रेशर कर लिया इस क्वेश्चन से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है सर, डिस्क्राइब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। अब यहां पर ना अगर इस सवाल में आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इस सवाल के जवाब में आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लिखेंगे सर तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लिखे तो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं लिखने, इस सवाल में आपने जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं वो बेसिकली लिखने, क्योंकि उससे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन की वर्डिंग और भी हो सकती थी, वो ये भी कह सकता था, डिस्क्राइब ऑडिट प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर वुड परफॉर्म इन ऑर्डर टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या उस सिचुएशन में आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स दोनों लिख सकते थे? क्योंकि अब तो उसने ऑडिट प्रोसीजर्स कहा है। सोच के बताइएगा। सर नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ऑडिट, उसने कहा है वो ऑडिट प्रोसीजर जिसके थ्रू क्या होना है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट होनी है। अच्छा सर, अब इसने सवाल क्या किया, मैटर्स आइडेंटिफाइड रिगार्डिंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ वीगो डॉग प्रोडक्ट्स, रिसीवेबल बैलेंस ड्यू फ्रॉम इलाको, लीगल क्लेम्स फॉलोइंग द कंटेमिनेशन। इस तरह के क्वेश्चन में आमतौर पर एक प्रोसीजर का एक नंबर होता है, लेकिन वो जो ऑडिट रिस्क एंड रिस्पांस वाला क्वेश्चन है ना, उसमें वो थोड़ा कंजूसी करते हैं, वो आधा नंबर रखते हैं एक प्रोसीजर का। या वो जिस तरह वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाला क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट दे देते हैं और कहते हैं इसमें इनकंसिस्टेंसीज, फ्लक्चुएशंस आइडेंटिफाई करें और फिर की ऑडिट प्रोसीजर्स या की ऑडिट स्टेप्स बताएं, तो वहां पर आपको बेसिकली 0.5 के उस पे ऑपरेट करना है। अच्छा, इस सवाल में बेसिकली आपको बताया हुआ था, ये एक सिनेरियो, 3 सिनेरियोज हैं बेसिकली। ठीक है, पहला सिनेरियो है वीगो डॉग इन्वेंट्री वैल्यूएशन परफेक्ट को लॉन्च अ न्यू ब्रांड ऑफ वीगन डॉग फूड इन दिसंबर 2x4, क्लाइंट का ईयर एंड है 31st मार्च, बट सेल्स हैव बीन लोअर देन एक्सपेक्टेड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि उसकी सेल्स जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम है। डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग अ डिस्काउंटेड सेल्स प्राइस। वैल्यूएशन मेथड क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो इधर रॉ मटेरियल भी इन्वॉल्व है, लेबर कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी इन्वॉल्व है। As at 31st March, Vigo Dog products with a standard cost of $2.4 million were included as finished goods in inventory. Sir, किस assertion से related आपको procedures लिखने चाहिए? अभी ये जो हमने टेक्निक्स देखी थी तो उस हिसाब से उसको अगर अप्लाई करें तो किस असर्शन से रिलेटेड प्रोसीजर्स लिखने चाहिए? इनकी एग्जिस्टेंस को चेक करना चाहिए और कंप्लीटनेस, है ना। वेरी गुड, इनकी वैल्यूएशन को सर आपने फोकस करना है। क्या, किस चीज को फोकस करना है? इनकी वैल्यूएशन। अब इसमें कॉस्ट की भी टेस्टिंग होगी और एनआरवी की भी टेस्टिंग होगी।
इसमें कॉस्ट की भी टेस्टिंग होगी और एनआरवी की भी टेस्टिंग होगी, मतलब दोनों की टेस्टिंग इसमें इन्वॉल्व होगी। अब सर इसको जनरेट करना, अगर आप यहां तक पहुंचते हैं तो आगे जनरेट करना आसान है कि आपने, अगर आप सिनेरियो पे ही रहें, एक तो वो स्टूडेंट्स है, एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये है, वो वैल्यूएशन तक जो पहुंच जाएंगे वो ये छापा लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, वो ये ऑडिट गाइड से ये छाप सकते हैं। अच्छा, अब अगर किसी को नहीं समझ में ये या भूल गए खुदा ना खास्ता, तो सर आप इस सिनेरियो में जरा देखें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस एक एक चीज को वेरीफाई कर सकती हैं, मटेरियल की कॉस्ट को, लेबर की कॉस्ट को, ओवरहेड्स को, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो आउटडेटेड तो नहीं है, इससे रिलेटेड मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हैं, एनआरवी की टेस्टिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट का प्रोसेस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनआरवी एक एस्टीमेट है, एनआरवी एक एस्टीमेट है, उसके बारे में उसकी रीजनेबलनेस को असेस कर सकते हैं, मैनेजमेंट से उसके ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं सर। तो मेरे ख्याल में प्रोसीजर्स आप इजीली जनरेट इस पे कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है रिसीवेबल बैलेंस फ्रॉम इलाको। अब अगर आपने ये सिनेरियो पढ़ा हो तो इसमें जो मसला आ रहा था, आपका कस्टमर था, एक मेजर कस्टमर था इलाको, और उसके बारे में क्या रिपोर्ट्स आ रही थी प्रेस में कि उसके प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स फॉल कर रही हैं, और उसने बहुत से स्टोर्स जो हैं वो बंद भी कर दिए। और ये तो एसीसीए का सवाल था, उन्होंने हिंट दे दी कि नो अलाउंस हैज बीन इंक्लूडेड, वरना अगर आप आईकैप का सवाल होता तो ये चीज ना बताई हुई होती, बस इतना बता के ना यहाँ तक बता के बात वो छोड़ देते। तो अब सर इस तरह के हिंट्स जब दिए हुए हैं तो आप इसमें कौन से प्रोसीजर्स लिखेंगे, इसकी जो एग्जिस्टेंस है इलाकों की वो उसके ऊपर प्रोसीजर्स लिखने चाहिए, है ना। मतलब सॉरी, सपोजिडली ऑडिट गाइड पे अगर जाऊं तो आपको ये कंप्लीटनेस के प्रोसीजर्स, एग्जिस्टेंस के, कट ऑफ के, क्लासिफिकेशन के, प्रेजेंटेशन के, ये लिखने चाहिए, है ना। नहीं, इधर हमें लिखने चाहिए ये जो आपके पास सर बैड डेट्स वाले प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि हिंट है ना, मसले मसाइल हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हिंट्स दिए हुए हैं, एज रिसीवेबल्स एनालिसिस रिपोर्ट। अब इसके पीछे आप क्या वर्ड ऐड करेंगे, इंस्पेक्ट, डॉक्यूमेंट है ना, इंस्पेक्ट एज रिसीवेबल्स एनालिसिस रिपोर्ट, और उसमें क्या देख रही हैं, स्लो मूविंग आइटम्स देख रही हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर डिस्प्यूट, इंक्वायर, अगर वो कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख सकते हैं। तो यहां तक सर जब, तो आई होप सो आपको समझ आ रहा है कि सिनेरियो जब एक चीज की तरफ हिंट कर रहा हो तो आपने वो वाले प्रोसीजर्स फिर मेंशन करने। इसी तरह सर फिर आपके पास आ जाता है कंटेमिनेशन लीगल क्लेम्स। 25 फरवरी 2005 ईयर एंड से पहले या बाद में, ईयर एंड से पहले है। It was discovered that a batch of canned cat food had been contaminated with insecticide which could be harmful to cats. This batch had been dispatched in November 2x4 to 247 retail stores. By 31 March 2x5, Perfect had received legal claims totaling $1.9 million from consumers whose cats had eaten the contaminated food. पता नहीं ईटन सही अंग्रेजी होती है या नहीं, होती होगी शायद, लेकिन खैर लीगल क्लेम्स जो हैं वो $1.9 मिलियन के रिसीव हुए कंज्यूमर्स से जिनके कैट्स ने ये खाया फूड। अब आपके पास क्लेम्स, ये एक स्पेसिफिक क्लेम है सर, क्या प्रोसीजर्स लिखने चाहिए, A+B+C से सोच लें। और सर ये जो मैंने आपको इस गाइड में दिखाया है ना डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ खुदा ना खास्ता भूल गया ना, बस ये डॉक्यूमेंट्स नहीं भूलने, इधर से आपको खुद ही लीड्स मिलते रहेंगे।
भाई कॉन्ट्रैक्ट इंस्पेक्ट करके देख, A प्लस B प्लस C लिखना है ना। नहीं, इधर मटीरियलिटी नहीं डिटेक्ट करेंगे, प्रोसीजर्स वाले क्वेश्चन में मटीरियलिटी की नहीं आप बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, वेदर प्रोविजन हैज बीन प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। अब सर इसमें प्रोसीजर में वो जो अभी मैंने आपको बताया था ना, अभी अगर इसका लीगल क्लेम पे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अब अगर मैं वो प्रोसीजर लिखूं, ऑडिट, अभी हमने बात की ना कि ऑडिट प्रोसीजर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो मैं कह लूं कि मैं A फॉर इंस्पेक्ट करूंगा, वो जो A की ये 3 टूल किट्स है ना, तो उसमें से मैंने इंस्पेक्शन का पिक कर लिया। फिर अगर मैं इधर जाता हूं, मेरे पास जो की डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये मामला इतना मेजर मामला हुआ है तो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुआ होगा, तो मैं इंस्पेक्ट कर लूं मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, मैं इंस्पेक्ट कर लूं मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। लेकिन सर यहां तक खुदा के लिए नहीं सिर्फ लिखना, ये आपका A भी हो गया, B भी हो गया। हाँ, C दोबारा समझाने, अब वही C दोबारा समझाने लगा सर। A फॉर इंस्पेक्ट, B फॉर मिनट्स ऑफ द मीटिंग। असल जो कहानी है ना, जो जहां पर लोग फंसते हैं वो C है। सर जरा पहले टेक्निक से रिफ्रेश करते हैं ना। C हमने क्या कहा था, C हो सकता है कोई कंट्रोल, एसर्शन, IFRS, आइजा, एक प्रोविजन की बात है ना, एक प्रोविजन की बात है। तो IAS कौन सा रेलेवेंट है इधर? अब मैं IAS के बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। IAS कौन सा रेलेवेंट है? IAS 37, उसमें बात हुई भी है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, किस वजह से? किसी पास्ट इवेंट की वजह से, किसी पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, किसी पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और आउटफ्लो का क्या होता है? प्रोबेबल हो, ये उसका क्राइटेरिया है ना कि आउटफ्लो प्रोबेबल हो। और उसके बाद क्या है? अमाउंट कैन बी मेजर्ड, अमाउंट की रिलायबल मेजरमेंट, अमाउंट की रिलायबल मेजरमेंट। ये 3 बेसिकली चीजें हैं ना, ये 3 बेसिकली चीजें हैं जो इधर कवर होती हैं, ये 3 चीजें हैं जो इधर कवर होती हैं। तो आपने क्या किया? इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, क्या देख रहे हैं? इनमें से कोई एक चीज लिख दें कि जी बोर्ड का, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग टू अंडरस्टैंड बोर्ड्स व्यू अबाउट कंपनी लूजिंग द केस। या और शॉर्ट करना चाहते हैं, यू लिख दे इंस्पेक्ट बोर्ड मिनट्स टू सी whether company will lose the case or not, या what is the probability, what is the likelihood of the company losing the case, about possible outcome of the case, इस तरह की बात कर सकते हैं बिल्कुल। इसी तरह जिस तरह एक प्रोसीजर है इंक्वायरी फ्रॉम या कॉन्फर्मेशन, आपके पास क्योंकि ABC में एक प्रोसीजर कॉन्फर्मेशन का भी है ना, तो कॉन्फर्मेशन किससे? कॉन्फर्मेशन याद रखेगा हमेशा किसी थर्ड पार्टी से होगी, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, कॉन्फर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। उससे भी क्या पूछेंगे कि भाई बता दे कि आउटफ्लो प्रोबेबल है या नहीं, अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। तो कॉन्फर्मेशन इज A, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल इज B, और ये जो है ना वो क्या है? C। तो सर ये जो असर्शंस हैं, IFRS है, आइजाज है ना, ये आपको बेसिकली C के बारे में हिंट्स देंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने चैट बॉक्स में अच्छे प्रोसीजर्स लिखे हैं, और C कुछ कुछ जगहों पर मिस हो रहा है, तो मेरे ख्याल में अब आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज जो ये सिनेरियो हिंट कर रहा है ना खास तौर पर, वो आई थिंक किसी ने मेंशन भी किया, एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने ये बैच कब डिस्पैच किया था? 2x4 में, ठीक है, नवंबर 2x4 में।
और 31 मार्च तक तो इतने क्लेम्स आए हैं। लेकिन याद है मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था एक्चुअल और पॉसिबल क्लेम्स। तो पोस्ट ईयर एंड जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है कंपनी और उसके रिटेलर्स के दरमियान, उसको इंस्पेक्ट कर लूं ताकि मुझे क्या पता लग जाए व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर। अब इस प्रोसीजर को जरा लिख के बताता हूं किस तरह से। मैंने क्या कहा, इंस्पेक्ट क्या चीज। अब ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस का वर्ड है ये कोई इतना हैवी वर्ड नहीं है। ये अगर आप ये लिस्ट ऑफ की डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ना, इसमें लिखा हुआ भी है शुक्र है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है खतो किताबत, खत लिखना, उसका जवाब आना, फिर उसका खत लिखना। आपने रिटेलर को खत लिखा, रिटेलर ने आपको जवाब दिया, ये क्या है, ये होती है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस खतूत के थ्रू भी हो सकती है, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस भी होती है। जैसे आप आईकैप को ईमेल लिखें, आईकैप आपको जवाब दे, तो वो क्या है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस है। इंस्पेक्ट क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस किसके दरमियान, कॉरेस्पॉन्डेंस किसके दरमियान, बिटवीन कंपनी प्लस रिटेल स्टोर्स। इसको, अच्छा ये ए हो गया इंस्पेक्ट, बी हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कंपनी एंड रिटेल स्टोर्स पोस्ट ईयर एंड। ईयर एंड के, पोस्ट ईयर एंड का मतलब क्या है, ईयर एंड के बाद। अब वो अभी ए और बी तो हो गया, ए फॉर इंस्पेक्ट, बी फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, कौन सी वाली। अब यहां पर ये पोस्ट ईयर एंड लिखना ना बड़ा जरूरी है, यहां पर पोस्ट ईयर एंड लिखना बड़ा जरूरी है। इंस्पेक्ट करना है कौन सी वाली, कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस पोस्ट ईयर एंड। मकसद क्या है, सी बताएं सर, व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर, कंप्लीटनेस ऑफ क्लेम्स टू असेस कंप्लीटनेस ऑफ क्लेम्स के। क्योंकि आपको पोस्ट ईयर एंड भी अगर कोई क्लेम्स रिसीव हो रही हैं तो उनको ईयर एंड पे रिकॉर्ड होना चाहिए ना। पोस्ट ईयर एंड भी अगर कोई क्लेम्स रिसीव हो रहे तो उनको ईयर एंड पे टू असेस कंप्लीटनेस ऑफ क्लेम्स। तो सर ये जो आपको बेसिकली टेक्निक बताई हुई है ना एबीसी की, कंट्रोल, कंट्रोल, असर्शन, आईएफआरएस, आइजाज, ये सर इसलिए ये टेक्निक बताई थी। अब यहाँ पर आपने असर्शन की मदद से लिख लिया कि भाई ऑल क्लेम्स दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड। ठीक हो गई बात। इसका मैं आपके साथ सोल्यूशन भी शेयर कर लूंगा तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन 4 और 5 जो है वो एक दफा आप लोग लाजमन देख आइएगा। तो इसमें अब हम क्विकली सिनेरियो देख के ना, तो आप लोगों के पास क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है तो जरा इसका डिस्कस करते जाते हैं। और एमसीक्यूज हैं तो ये एमसीक्यूज सर, लेकिन टॉप क्लास मतलब जबरदस्त किस्म की आपकी ना पेपर की तैयारी ये करवाएंगे। ठीक है, कहने को ये एमसीक्यूज हैं लेकिन ये आपकी जो तैयारी है ना इंशाल्लाह ताला फिट किस्म की तैयारी होगी इससे। It is July 1st July 2x5. You are an audit supervisor at York and Co. And you are involved in the audit of Lancaster Co. for the year ended 31st May 2x5. The company owns a significant amount of non-current assets, including a number of properties. Additions, disposal, and depreciation. Lancaster Co. depreciates its properties on the straight line basis at a rate of 5% per annum. Draft depreciation charge on buildings for 2x5 is $2 million compared with $1.7 million in 2x4. On 31st May 2x5, property A was sold for sale proceeds equal to 40% of its original cost. 31 मई को ये प्रॉपर्टी बेची, कितने की बेची, कॉस्ट का 40%, इनिशियल कॉस्ट थी 6 मिलियन, तो 6 का 40% मतलब $2.4 मिलियन पे ये सेल हो गई। ठीक है, एंड हैड बीन ओन्ड एंड डिप्रिसिएटेड फॉर 7 इयर्स। तो अगर ये 7 इयर्स के लिए डिप्रिसिएट हुई है
तो मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 5% पर ईयर की डिप्रिसिएशन निकल आएगी, मल्टीप्लाइड बाय 7 ईयर्स, तो आपके पास अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इधर से वर्कआउट हो जाएगी। ठीक हो गई बात। अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड्स द फॉलोइंग टेस्ट टू बी कैरिड आउट इन रिलेशन टू एडिशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है सर? मैं आपको बता दूं, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट टेस्ट्स, ऑडिट स्टेप्स, ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में वैसे कुछ और भी चीजें इंक्लूड होती हैं, ये सब क्या है? ये सब सेम ही चीजें हैं, सभी ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, audit program includes the following tests to be carried out in relation to additions made during the year. Agree a sample of additions recorded in the non-current asset register to the cash book and purchase invoice, ensuring that the purchase date is accurate and it is recorded at the correct amount. Number 2, compare total budgeted additions to actual additions in the year and investigate and corroborate any significant differences. मुझे ये बताएं, ये दोनों जो procedures mentioned हैं, ये test of controls हैं या substantive procedures हैं? अगेन पर्पस पे फोकस करेंगे तो फौरन पिक कर लेंगे। जल्दी से जरा इसमें बता दें। एग्जैक्टली ये दोनों सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि दोनों के थ्रू बेसिकली क्या किया जा रहा है? ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन ऑन 31 मई, डायरेक्टर्स हैड ऑल ऑफ द कंपनीज बिल्डिंग्स रिवैल्यूड बाय एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट। ये मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है या ये ऑडिटर का एक्सपर्ट है? ये बताएं जरा। सर ये मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं ना, डायरेक्टर्स हैड ऑल ऑफ द कंपनीज रिमेनिंग बिल्डिंग्स रीवैल्यूड बाय एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट। समझ आ रही है बात? ये मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। In the detailed audit approach, it states that York and Co basically audit firm है, will rely on this valuation as part of the current year audit procedures. अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन ना पेपर में आपके टेस्ट हो सकते हैं, वो आपको खुद से प्रोग्राम बना के दे दे या वो खुद से प्रोसीजर्स बता दे और कहे कि जी अच्छा इसमें से बताएं कि ओवर स्टेटमेंट के लिए विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स वुड टेस्ट फॉर ओवर स्टेटमेंट ऑफ लैंकास्टर कोज नॉन करंट एसेट्स। अच्छा सर, ओवर स्टेटमेंट किस असर्शन से डायरेक्टली लिंक करती है? पहले ये बताएं, आंसर बताने से पहले ना ये बताएं कि ओवर स्टेटमेंट किस असर्शन से लिंक करती है। या वो आपसे पूछ सकता है कि मुझे वो प्रोसीजर्स बताओ जिससे तुम ओवर स्टेटमेंट टेस्ट करोगे कि जो एसेट्स रिकॉर्ड हुए हुए हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। तो एग्जिस्टेंस अफेक्टिवली आपको कौन से प्रोसीजर्स इधर बताने होंगे? मतलब अगर आंसर ये ना भी गिवन हो तो इस सवाल से अगर वो ओवर स्टेटमेंट की बात करे तो इसका मतलब है वो आपसे कौन से प्रोसीजर्स पूछ रहे? एग्जिस्टेंस के प्रोसीजर्स पूछ रहे। बात समझ में आ रही है? जी सर, ए बी सी डी आपके पास 4 इधर प्रोसीजर्स गिवन है, जल्दी से बताएं करेक्ट ऑप्शंस कौन सी होंगी। 2 प्रोसीजर्स हैं। अब मिक्स सब स्टूडेंट्स आंसर करें। आप लोगों के आंसर्स कौन सा एक दूसरे को नजर आ रहे हैं तो इसमें आइडिया हो जाएगा कि
अच्छा जी, मिक्स्ड आंसर्स रिसीव हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा ना इसकी, अगर इस तरह का सवाल पेपर में आ जाता है तो उसकी ड्राफ्टिंग के हवाले से थोड़ा गाइड कर दूं। सर देखें, जो आपके पास प्रोसीजर नंबर सी और बी है, ये हैं मिलते जुलते। दोनों में एसेट्स को फिजिकल एसेट्स को रजिस्टर से मैच किया जा रहा है, लेकिन दोनों में जो डायरेक्शन है ना वो फर्क है। एग्जिस्टेंस में क्या होता है, जो रिकॉर्ड हुए हुए हैं, जो रिकॉर्ड्स में लिखे हुए हैं एसेट्स, वो क्या फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, तो वो बी है। सी तो कौन सी असर्शन को सी वेरीफाई करने में मदद करेगा, जरा बताएं। तो आपका फोकस क्या है? ओवर स्टेटमेंट, एग्जिस्टेंस। सर डी में क्या है? कंडीशन ऑफ एसेट्स की बात कर रहे। तो कंडीशन ऑफ एसेट्स से अगर इंपेयरमेंट नहीं रिकॉर्ड हुई भी तो भी एसेट्स ओवरस्टेटेड नहीं होंगे। इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यूएशन असर्शन भी रेलेवेंट थी। ठीक हो गई ना बात? तो करेक्ट आंसर्स क्या थे? बी एंड डी। ठीक है। अब इसमें जो वो फोकस बेसिकली वही बताना चाह रहा था, यहां पर इसकी ड्राफ्टिंग आपके साथ शेयर्ड है। ये एक दफा आपने लाजमन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि वो किस तरह से उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आइडिया एक मैंने कहा आपको दे दूं। किसी को अगर इसमें कोई शक है तो बता दें। सी इज फॉर, सी से अंडरस्टेटमेंट। एग्जैक्टली, सी जो है वो अंडरस्टेटमेंट को टेस्ट करने में मदद देगा कि वो तमाम ऐसे जिनको रिकॉर्ड होना चाहिए था क्या वो रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा जी, बी बड़ा, ये बी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following assertions are tested by the procedures included in the audit program for additions? ये आपके पास 4 assertions given है। वो कह रहे हैं ये जो आपने ऊपर प्रोसीजर्स मेंशन किए हुए हैं, इनमें से कौन सी जो है वो इधर से कंफर्म होंगी। जो 2 प्रोसीजर्स नहीं अभी ऊपर देखे थे, वापस आपको वो आप लोग के पास बल्कि क्वेश्चन है, आप अगर चाहें तो वापस वो प्रोसीजर्स देख लें। अच्छा जी, एक ऑप्शन है बी। और अच्छा, एक ऑप्शन आया है सी, 1, 3 एंड 4। ओके, सी ऑप्शन जो है वो काफी पॉपुलर लग रही है। प्रोसीजर सर क्या थे? आप एडिशंस जो रजिस्टर में रिकॉर्ड हुई हुई हैं उनको कैश बुक में देख रही हैं, परचेज इनवॉइस से मैच कर रही हैं, और देख रही हैं कि परचेज डेट एक्यूरेट है और करेक्ट अमाउंट पर रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं। और फिर आप कंपेयर कर रही हैं बजटेड एडिशन से एक्चुअल एडिशंस को।
तो सर इन प्रोसीजर्स से आपको कंप्लीटनेस का भी पता लग रहा है, परचेज डेट की एक्यूरेसी जब आप देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा है, एग्जिस्टेंस भी है, अमाउंट्स भी मैच कर रही हैं तो एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन का भी पता लग रहा है। अगर नहीं पता लगेगा तो किस चीज का नहीं पता लगेगा? क्लासिफिकेशन। जब आपने वो एनालिटिकल प्रोसीजर किया ना तो आपको कंप्लीटनेस का भी आइडिया हो जाएगा कि भाई बजटेड और एक्चुअल एडिशंस में बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है। तो ये बेसिकली आपको 1, 3 एंड 4 इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आंसर सी। ये आपने लाजमन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो एक दफा गो थ्रू कर लेनी है। इसके बाद सर आपके पास सी आता है, यू आर नाउ कंसिडरिंग सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर डेप्रिसिएशन अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड बाय लैंकास्टर को। Which two of the following are substantive audit procedures for testing depreciation? जी सर। A and B, okay. और बाकी स्टूडेंट्स का क्या ख्याल है? A and D, B and D, A and B, सारी पॉसिबिलिटीज आ रही, C बस इग्नोर हो रहा है। A, B, किसी ने बोले B and D? हाँ एक स्टूडेंट ने मेंशन की है B and D। ये डिफिकल्ट लग रहा है सर, इसलिए तो इंक्लूड किया। ए और सी की भी ऑप्शन आ गई। सर ए और सी जो हैं वो दोनों टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं। वापस पढ़ें जरा। बी डी सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। उसने पूछा क्या था? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ए ऑप्शन, क्योंकि सर ये एक मैनेजमेंट का कंट्रोल है ना कि उसने इंश्योर करना है कि सारे एसेट्स को कोई ना कोई यूजफुल लाइफ, एप्रोप्रिएट यूजफुल लाइफ असाइन की हुई हो। और सिमिलरली क्वेश्चन आया सी कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल है? क्या देख रही हैं? अप्रूवल क्या होता है? कंट्रोल। ऑल एसेट्स आर असाइंड अ यूजफुल लाइफ, ये किसने असाइन करना है? मैनेजमेंट ने। ये क्या है? कंट्रोल। क्लियर हो रही है बात या नहीं? अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन डी वैसे ही ऐसे ही है, रिकैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉस। देखें एज एन ऑडिटर आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड लॉस। लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट होगा? कैरिंग अमाउंट को माइनस कर दें सेल प्रोसीड से। ठीक है, इस पे मेरे ख्याल में हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये किसी ने पूछा कि अच्छा वैसे डेप्रिसिएशन के लिए ये सारी ऑप्शंस अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। एज ऑडिट प्रोसीजर्स ये चारों जो ऑडिट प्रोसीजर्स मेंशन्ड है ना, A to D,
ये सारे प्रोसीजर्स ठीक हैं, लेकिन इनमें से सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स खाली बी और डी में। जो ए और सी हैं वो दे आर ऑडिट प्रोसीजर्स, बट दे आर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक हो गई बात? इसके बाद आगे आ जाएं, लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, इन रिस्पेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन which two of the following statements regarding reliance on external expert are true? external expert पे reliance के लिए कौन सी statements जो है वो true हैं? इसमें बेसिकली आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, जरा देख लें और बता दें। सी एंड डी, ओके। वेरी गुड, आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स ने पिक कर लिया कि सी एंड डी है, क्योंकि ए में वो क्या कह रहे हैं कि एज पर आइजा 620 रिलायंस कैन ओनली बी प्लेस्ड ऑन एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय यॉर्क एंड को, मतलब जो ऑडिटर, सिर्फ ऑडिटर एक्सपर्ट पे रिलायंस प्लेस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑडिटर्स एक्सपर्ट हायर करना लाजमी नहीं होता। वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑब्टेन करके बस उसको फाइल में लगा लें और छुट्टी कर जाए ऑडिटर, ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। मैंने बल्कि अभी आपको वो टेक्निक में भी बताया था ना कि जहां पर एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, साथ आपने वैल्यूएट सीसीओ, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड, एक्सपर्ट्स फील्ड और इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, ये सारे पॉइंट्स आपने मेंशन कर देने हैं। सर उसकी कॉन्सेंट लेके रेफरेंस नहीं देना होता, बेसिकली आपने देखना होता है कि क्या उसकी वो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है मामला या नहीं। उस केस में ऑफ कोर्स हम दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम जो ऑडिटर एक्सपर्ट है उसका रेफरेंस, जो जनरल प्रिंसिपल है वो तो यही है ना कि उसका रेफरेंस ना दिया जाए। Reference to the work of the external expert should not be included in the auditor's report. Yes, there ये statement शायद जो जिन्होंने सेट किया ये क्वेश्चन वो शायद इसको मजीद इम्प्रूव कर सकते थे, ये मेंशन कर देना चाहिए था, generally this should not be included in the auditor's report. I agree. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है लास्ट हमारा क्वेश्चन। अच्छा, it is 1st July 2x5, you are an audit manager of Brown and Green Co, and you are currently working on the completion stage of the audit of Strawberry Co, a listed company specializing in the manufacture of smartphone. अच्छा, इसमें आपको 2 सिचुएशंस बेसिकली बताई गई हैं। ईयर एंड बस हम मार्क कर लेते हैं, ये अगेन इसमें आपके प्रोसीजर्स का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है उसके ऊपर, क्योंकि काफी प्रोबेबिलिटी है। 18 मार्च को ईयर एंड से पहले बोर्ड ने एक प्लान अप्रूव किया और उस प्लान के तहत कुछ अपग्रेड की प्लान बनाया कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अपग्रेड करनी है और उसके लिए इक्विटी कैपिटल इशू करना है टू द जनरल पब्लिक इन May 2x5, जिसने कैश जनरेट की $4 million की। और इशू 2 क्या, लेटर फ्रॉम गवर्नमेंट एनवायरमेंटल एजेंसी, आपको लेटर रिसीव हुआ आफ्टर द ईयर एंड जिसमें पता लगा कि भाई आपने कंटेमिनेशन की हुई है। ठीक हो गया, एनवायरमेंटल नॉन कंप्लायंस है। क्वेश्चन ए, which of the following statements correctly describes Brown and Green Co's responsibility in relation to subsequent events occurring between the date on which the auditor's report is signed and the date on which the financial statements are issued? ये अगर जल्दी से आंसर इसका बता दें।
बिल्कुल सही है जी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, बी भी आसान है, इसलिए उस पे मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा, वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सी, ये अच्छा सवाल है, इसका आंसर मुझे बता दें। बी एंड सी का आंसर आ रहा है, बी एंड डी आ रहा है, बी एंड सी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ए को क्यों आप लोग डिसरिगार्ड कर रहे हैं? व्हाट्स रॉन्ग विद ए? अच्छा, किसी ने लिख दिया कि ए भी हो सकता है। ए में सर प्रॉब्लम क्या है, कोई बता सकते है? हाँ, ये अच्छी बात किसी ने किया कि वैसे तो सारे ही ठीक लग रहे हैं, वाकई देखने में ना फर्स्ट गो में लगता है चारों ठीक हैं। सर ए में प्रॉब्लम ये है कि आप एक रेगुलेटर से मामले की कॉन्फर्मेशन ले रही हैं, जो कि खुद उसमें एक पार्टी है। तो रेगुलेटर कभी भी इस तरह से आपको जवाब नहीं देगा। तो ये जो प्रोसीजर है ना, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये एक इम्प्रैक्टिकल प्रोसीजर है। ये वैसा ही प्रोसीजर है जैसा जिन लोगों ने मेरा मॉक डिब्रीफिंग सेशन अटेंड किया, उसमें मैंने आपको एक आंसर स्क्रिप्ट दिखाया था कि उसमें लिखा था कि हम इंश्योरेंस कंपनी से पूछेंगे कि वो क्लेम देगी या नहीं देगी कंपनी को। तो वो एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ही इम्प्रैक्टिकल है, मतलब वो प्रैक्टिकल प्रोसीजर ही नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ये नहीं हो सकता। बी और सी ऑफ कोर्स, जो बी है वो क्या है कि आपने पोस्ट ईयर एंड बोर्ड मीटिंग की मिनट्स देखे। अब कुछ जगहों पर ना आपने ये ऐड करना होता है पोस्ट ईयर एंड, जैसे अभी मैं आपको पहले भी, इससे पहले वो बता रहा था कि कॉरेस्पॉन्डेंस जो पोस्ट ईयर एंड है, गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स हो गए, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के प्रोसीजर्स हो गए, वहां पर ये पोस्ट ईयर एंड ऐड करना ना बड़ा जरूरी होता है, वहां से आपको पता लग जाएगा। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस विद कंपनीज लीगल एडवाइजर्स प्रोसेस। अब इधर भी देखे सर, पूरा वो लिखता है ए एग्जामिन या इंस्पेक्ट ए बोर्ड मीटिंग मिनट्स बी, और क्या देख रही हैं फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं केस की सी। रिव्यू द कॉरेस्पॉन्डेंस, रिव्यू मतलब ए या इंस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कंपनीज लीगल एडवाइजर बी टू assess what is the purpose of the audit procedure, what is the auditor looking for। ये assess करना चाह रहे हैं कि probable outcome of the case क्या है। सर डी क्यों गलत है? बहुत कम लोगों ने, कुछ लोगों ने डी, काफियों ने बल्कि मेंशन किया भी है। अगर रेगुलेटर्स के सारा की तरफ से हो तो वो ऑथेंटिक ही हो, लेकिन रेगुलेटर्स के अगेंस्ट भी तो लिटिगेशंस में कंपनीज चली जाती हैं ना, कोर्ट्स में कितने केसेस इस तरह प्रेजेंट होते हैं। जी, डी का क्या मसला है? या आप लोगों ने तुक्का लगाया है, इसका मतलब है?
नहीं सर, डी जो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। डी तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। उसने आपसे कौन से पूछे हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल में। अच्छा, क्वेश्चन डी भी रिलेटिवली आसान है वो, और ई भी इसका रिलेटिवली इजी पार्ट्स थे। यू शुड गिव देम अ ट्राई। मैं इसके जो आंसर्स हैं पूरे डॉक्यूमेंट के वो शेयर कर दूंगा। हाँ देखे ना, पूरा नहीं पढ़ा, सिर्फ ब्लैक हाईलाइटेड पढ़ा ना, इस वजह से मिस हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि द सेशन वाज हेल्पफुल, और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और जिस तरह से हमने इसको बताया था कि इट इज गोइंग टू बी मैजिकल, होपफुली दिस हेल्प यू। और ये अगर आप ABC की अप्रोच को जो है वो कर लें तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी मतलब एग्जाम में ना आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, और वो जो बहुत ज़्यादा रट्टे लगाने पड़ते हैं वो कम हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शंस के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लिखा हुआ है, लेकिन इसीलिए उसने ना साथ, वो किसी ने बोला कि ऑप्शंस के साथ तो ऑडिट प्रोसीजर लिखा हुआ है। अब इस पूरे को असल में देखना ना, इसीलिए उसने साथ क्या कहा, कौन से हैं एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, इस वजह से वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स मेंशन करने थे। और जी, मॉक का सलूशन इंशाल्लाह ताला कल वादा मिल जाएगा। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन में जो टाइमिंग डिफरेंस होता है, फॉर एग्जांपल किसी ने पे कर दी है, पेमेंट कर दी है, कैश इन ट्रांजिट है, या आपने इनवॉइस इशू की हुई है और रिकॉर्ड की हुई है, कस्टमर को अभी नहीं मिली, तो उसकी वजह से बैलेंसेस में जो डिफरेंस आ जाता है ना, उसको टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, रीपरफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल इसलिए है क्योंकि मेनली आप उसमें क्लाइंट के कंट्रोल्स जो हैं वो देख रहे होते हैं। अब उसका एक बाय प्रोडक्ट ये जरूर हो जाता है कि उसकी वजह से शायद आपको कॉन्सिक्वेंटली कोई मिस स्टेटमेंट भी डिटेक्ट हो जाए, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शन उसका क्लाइंट के कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को देखना है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव या प्रिंसिपल पर्पस जो है वो कंट्रोल इफेक्टिवनेस को देखना है। और किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो काइंडली चैट बॉक्स में बता दें, क्योंकि अगर मैं वो शुरू से देखना शुरू करूंगा तो वो शायद फिर कुछ मिस हो सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है तो और अगर जी 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 बिल्कुल, जो जिनके मॉक भी पेंडिंग हैं डेफिनेटली वो भी इंशाल्लाह ताला कल में उनको यही, कल में मेरा यही फोकस है कि मैं ये जो मॉक वगैरह है वो भी मार्क करके रिटर्न कर दूं, जो भी आउटस्टैंडिंग है, और जो सजेस्टेड सॉल्यूशंस हैं वो भी दे दूं। अच्छा, टाइमिंग डिफरेंस के ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे सर? वही ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे कि आपने देखना होगा कि इसके फॉर एग्जांपल अगर कैश इन ट्रांजिट है तो आपने देखना होगा कि कंपनी के पास कैश रिसीव सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड अगर रिसीव हो गई है या सब्सिक्वेंटली रिसीव हो गई है तो उधर से आप बैंक स्टेटमेंट से मैच कर लेंगे। जो पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट है फॉर एग्जांपल उससे मैच कर लेंगे। गुड्स जो डिस्पैच हुए हैं, गुड्स डिस्पैच नोट्स देख लेंगे कि गुड्स एक्चुअली डिस्पैच कब हुए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वो। रेगुलेटर्स में सर जिस तरह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जैसे ओगरा है, जैसे नेपरा है, जैसे पेमरा है, दीज आर ऑल रेगुलेटर्स, दे रेगुलेट स्पेसिफिक कंपनीज या इंडस्ट्रीज।
ठीक हो गई बात। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? एंड इफ देयर इजंट, मैं चलें 10 तक काउंट कर लेता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू वेरी मच। हम इनको कभी भी कॉन्फर्मेशन लेटर सेंड नहीं करते। हाँ, जनरली नहीं सर, एग्जाम्स नहीं, एग्जाम्स टाइम पे हो रही हैं, एग्जाम्स टाइम पे। जी सर, ये लास्ट सेशन था मेरे ख्याल में। हमने तकरीबन सारी जो बड़े बड़े एरियाज हैं, जैसे रिस्क है, रिपोर्टिंग है, प्रोसीजर्स हैं, वो हमने इन रिफ्रेशर सेशंस में कवर कर लिया। इससे पहले मैंने एक 27 आवर्स का, इनफैक्ट मोर देन 27 आवर्स का बूस्टर सेशन भी रन किया था। तो उसमें भी हमने रिवीजन की थी। ये बेसिकली रिवीजन की रिवीजन है ये वाला जो सेशन। ठीक होगी सर। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी। जी बिल्कुल, आप सब दुआओं में हैं।